इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर का तेजी से रिवीजन करेंगे। इलेक्शन करवाना क्यों जरूरी है? इलेक्शन करवाना इसलिए जरूरी है कि नेताओं का कंट्रोल हमेशा जनता के हाथ में रहे। नेताओं को कभी यह गलतफहमी ना हो कि अब वो जीत गए और वो कुछ भी कर सकते हैं। नेताओं को हमेशा याद रहना चाहिए कि अगले 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन आएंगे और फिर जनता जवाब मांगेगी कि आपने क्या कह के गए थे और क्या किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नेता वादा करते हैं वो नहीं निभाते और उसी को पब्लिक चेंज करती है। कभी कभी तुम जो वादा किए हो उसको निभा देते हो, उसके बाद भी पब्लिक चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि जब तुम कट्टर ईमानदार और कट्टर अच्छे नेता हो तो तुमसे पब्लिक की आकांक्षाएं और बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाता है कि आप बहुत कुछ करके पब्लिक को दोगे, आप पूरे भारत को चेंज कर दोगे। और आप तो बैठे हो कि जो हमने प्रॉमिस किया है जनता को वही हमें पूरा करना है। पहले एग्जांपल में हम देखेंगे असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा का एक एग्जांपल है ये। चुनाव का टाइम है और एक नेता है मिस्टर देवीलाल। तो मिस्टर देवीलाल जो है वो दिन रात ओवरनाइट मध्यरात्रि से ज्यादा समय तक अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। 76 साल के हो चुके हैं मिस्टर देवीलाल। उनकी पार्टी का नाम रहता है हरियाणा संघर्ष समिति। क्या नाम रहता है? हरियाणा संघर्ष समिति। He had already addressed 9 elections meeting since morning. सुबह से ऑलरेडी 9 इलेक्शन मीटिंग कर चुके होते हैं और भी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि वो कितना व्यस्त है। ठीक है, तो यह एक पेपर कटिंग है। अब पढ़ते हैं कि घटना क्या हुई थी। 1987 में स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है, उसमें ये चुनाव लड़ते हैं मिस्टर देवीलाल जी। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से कांग्रेस पार्टी ने वहां शासन किया था। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, और उस समय देवीलाल जो थे अपोजिशन लीडर थे, विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता थे। लेड अ मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, न्याय युद्ध एक मूवमेंट शुरू किया था, मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस। कांग्रेस जानते हो सरकार बनाती है तो काफी मनमानी करती है, लूटपाट करप्शन घोटाला सब करती है। तो इन्होंने उस समय न्याय युद्ध करके एक आंदोलन किया था और उसका बहुत अच्छा परिणाम इनको मिला। आगे देखते हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था लोकदल। क्या नाम था? लोकदल। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना। His party joined another opposition parties to form front against the Congress in the election. उनकी पार्टी ने और भी छोटे छोटे पार्टियों को मिला के एक बड़ा फ्रंट तैयार किया। इलेक्शन में देवीलाल कहते हैं कि यदि उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो उनका पहला काम होगा, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. उनका पहला काम होगा कि उनकी सरकार जो किसानों ने लोन ले रखा है या छोटे छोटे बिजनेसमैन ने जो लोन ले रखा है उसे माफ कर देगी। He promised that this would be the first action of his government. उन्होंने वादा किया कि वो जैसी कुर्सी बैठेंगे सबसे पहला काम करेंगे कि वो किसानों और छोटे बिजनेसमैन का लोन माफ कर देंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसलिए शुरू हुआ कि कोरोना के समय में जितने ये रेडी पटरी वाले थे, जितने छोले समोसे बेचने वाले थे, ऐसी जागरूकता फैली कि लोगों ने इनका खाना खाना छोड़ दिया। लोगों ने मार्केट जाना छोड़ दिया। मार्केट में पब्लिक नहीं रहेगी तो परचेज कौन करेगा, और जब सेलिंग नहीं होगी तो उससे प्रॉफिट कैसे होगा। मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन का सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो उनको पुनः खड़ा करने के लिए एक सपोर्ट दिया प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें कि 10,000 लोन मिलते हैं तुमको बिना किसी गारंटर के। यदि इसको चुका देते हो बिना इंटरेस्ट के, यदि चुका देते हो तो अगली बार 20,000 मिलेगा, उसको भी चुका देते हो तो अगली बार 50,000 मिलेगा। तो बड़ा सपोर्ट है।
ये छोटे सब्जी वाले जो लगाते हैं या जो छोले समोसे लगाते हैं रेडी पटरी पे, उनके लिए बड़ा सपोर्ट है। उनका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, उसके बाद तो अपने आप मेहनत करेंगे वो। भारत में बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। हमारे मोहल्ले में कितने करोड़पति है? हमारे मोहल्ले में तो कोई करोड़पति नहीं है। अरे दिल्ली राजधानी है, कहीं कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं कोई कोई, फिर भी 100 में से 1 या 2 करोड़पति होते हैं। तो सारे के सारे क्या होते हैं, गांव है तो ज्यादातर किसान होंगे, और हरियाणा गांवों का राज्य है, बहुत ज्यादा गांव है वहां, एक गुरुग्राम और 1-2 और शहर है वहां बस। तो ज्यादातर हरियाणा पंजाब क्या है, किसान है। तो यदि तुम किसानों को वादा कर देते हो कि हम सारा लोन माफ कर देंगे, तो तुमने उनका वोट खरीद लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया, उनको आशा बंध गई। क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही करप्ट है, वो तो लूट के अपने पास रख लेती है। किसानों का लोन माफ होगा तो किसानों को फायदा होगा, तो बहुत सारी पब्लिक का वोट मिल गया। उसके बाद किसानों से थोड़ा ऊपर, या किसान लोग भी कोई कोई बिजनेस करता है, किसानी करेगा और पार्ट टाइम जो समय मिलेगा दुकान पर बैठ जाएगा, या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कोई अपनी गाड़ी निकाल लेगा, बस वस निकाल लेगा, चलाएगा, या कोई ना कोई अदर चीज डेयरी फार्म चलाने लगेगा, कोई बुक का स्टेशनरी दुकान खोल लेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा। तो वो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं। इन्हीं लोगों को लोन की जरूरत होती है, वो लोग लोन से ज्यादा काम करते हैं। तो इनकी भी संख्या परसेंटेज में हाई रहती है, बहुत ज्यादा। अब फतेहपुर में बड़े बड़े मॉल टाइप के बनने लगे, या मेडिकल हॉल भी देखोगे तो बड़े बड़े बनने लगे। लेकिन 1 साल पहले 2 साल पहले देखते तो सारी छोटी छोटी दुकानें थी यहां पे, मतलब सारे स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन थे। तो ऑफ कोर्स उनकी संख्या परसेंटेज में ज्यादा है। और यदि तुम उनको भी प्रॉमिस कर देते हो कि तुम्हारा भी लोन माफ कर देंगे, तो उनका भी वोट खरीद लिया, और वो पहले से ही घायल हो चुके हैं कांग्रेस से, वो दर्द उनका अलग से है। तो बड़ी मतलब दिमाग से चौधरी देवीलाल ने वादा किया था ये, और जनता ने इनका सपोर्ट भी किया। लेकिन इस घटना को क्यों पढ़ रहे हैं? चुनाव तो बहुत सारे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है यहां, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है कहानी में। इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज को चारों तरफ से वोट मिला। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स 176 आउट ऑफ 90 सीट्स, बहुमत मिल गया इनको इन स्टेट असेंबली इलेक्शन। लोकदल एलोन, अकेले लोकदल को 60 सीट मिला, अकेले लोकदल बहुमत में थी। कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिली। जिसकी सरकार थी उसको सिर्फ 5 सीट मिली। इसका मतलब होता है कि इलेक्शन क्यों कराना चाहिए? तुम्हारी सरकार है तो सरकार किसने बनाई? जनता ने। हीरो किसने बनाया? जनता ने। और जनता से बेईमानी करोगे, करप्शन करोगे, लूटपाट करोगे, तो जीरो भी कौन बनाएगा? जनता। तो सारी की सारी स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक सबके किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। इसीलिए इलेक्शन कराना जरूरी है हर एक 5 साल के बाद। लोकदल ने देवीलाल को अपना लीडर चुना, मतलब मुख्यमंत्री के लिए। गवर्नर ने देवीलाल को इनवाइट किया चीफ मिनिस्टर के लिए, ओथ लेने के लिए। और 3 दिन के बाद ही, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। As soon as became the chief minister, जैसे चीफ मिनिस्टर बने, his government issue government order waiving the outstanding loans of small farmers, agriculture laborers and small businessmen। जैसे ही ये चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूर तो छोटे ही होते हैं, और स्मॉल बिजनेसमैन का तुरंत ही पैसा माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया। His party ruled the government for 4 years। 4 साल के लिए उनकी पार्टी ने क्या किया? शासन कर पाए 4 साल। द नेक्स्ट इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1991। तुरंत 1991 में अगला इलेक्शन होने को हो गया। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। बबुआ, ये जनता है, सब जानती है। तुमने एक बार में लोन माफ कर दिया तो तुम बाकी काम ईमानदारी से किए हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, जब तुम 4 या 5 पार्टियों को मिला के एलाइज बनाते हो, तो तुम्हारे एलाइज तुम्हारे इतना करेक्ट ईमानदार है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम ईमानदार हो, करप्शन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे एलाइज के चेहरे पे नहीं लिखा, कोई उनके आंखों में नहीं देखने जा रहा है सच्चाई कितनी है, तो क्या होगा? उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा। तो गड़बड़ किया
तो जनता ने फिर से उनको बोला कि हीरो बन गए, अब जीरो बन जाओ, फिर से धरती पे ला दिया। तो इसीलिए इलेक्शन कराना जरूरी है, क्योंकि हमेशा लोगों के मन में एक डर बना रहे कि भाई इलेक्शन आने वाला है, कुछ गड़बड़ मत करो। मूवीज में भी देखे होंगे जो विलेन वगैरह कहता है इलेक्शन आ रहा है, अभी कहीं मर्डर मत करना, कहीं चोरी डकैती मत करना, इलेक्शन आ गए हैं, जनता गुस्सा हो जाएगी। तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन कराना क्यों जरूरी है? हमारे देश में जनता की सरकार है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जनता की सरकार है। जनता की सरकार है तो सारी जनता थोड़े शासन कर सकती है। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पब्लिक शासन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी इशू पे डिसीजन लेना होगा तो ना सबको नॉलेज है प्रॉपर, ना सबके पास टाइम है प्रॉपर, ना सब लोग इंटरेस्टेड है प्रॉपर, और ना ही ऐसी जगह है प्रॉपर जहां की पूरे देश के लोग या पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होकर डिसीजन ले पाए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन नहीं कर सकती, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो जरूर कर सकती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करती है? तो पूरे स्टेट को या पूरे देश को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। वहां से वो लोग अपने लीडर चुन के भेजते हैं, जिसको एमएलए या एमपी कहते हैं। तो जब एमपी पार्लियामेंट में जाते हैं या एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं अपने अपने स्टेट के, तो ये अपने नेता चुनते हैं, जिसे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कहा जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन कर सकती है। प्रत्यक्ष रूप से उनको अपने रोजी रोटी कमाने से फुर्सत है। प्रत्यक्ष रूप से कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे वो लोग चाहते हुए भी नहीं जा पाते, जो मेन पब्लिक होती है। कुछ से नहीं होगा ना, कुछ जाके तो फिर पोलराइज कर सकते हैं। जनता कुछ और चाहती है, जबरदस्ती कुछ और बिक सकते हैं। कुछ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। न्याय तभी होगा जब पूरी जनता पार्टिसिपेट करेगी। कुछ गए और नेताओं ने 2-2 हजार 4-4 हजार पकड़ा दिया, तो कुछ तो बिक गए। मुट्ठी भर को खरीदना आसान है, पूरी जनता को खरीदना मुश्किल है। तो इलेक्शन करने से क्या क्या फायदे होते हैं? तो इलेक्शन कहते किसको है? तो वो मैकेनिज्म जिसके तहत पब्लिक अपने नेता को चुन के असेंबली में भेजती है, इस मैकेनिज्म को इलेक्शन कहते हैं, जो एक रेगुलर इंटरवल पर होता रहता है। इलेक्शन में होता क्या है? तो वोटर अपनी चॉइस दिखाते हैं। इलेक्शन के माध्यम से पब्लिक अपनी चॉइस के अनुसार उनको चुनती है जो उनके लिए कानून बना सकते हैं। They can choose who will form the government and make major decision. इलेक्शन के माध्यम से पब्लिक उनको चुनती है कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े बड़े फैसले कौन लेगा। They can choose the party whose policies will guide the government and law making. इलेक्शन के माध्यम से पब्लिक उस पार्टी को चुनती है जो पार्टी अच्छा पॉलिसी बना सकती है देश के लिए या राज्य के लिए, और अच्छा गवर्नमेंट चला सकती है। समझ में आया? तो इलेक्शन कराना कई तरीके से फायदेमंद है। बस वोटर्स बिकने नहीं चाहिए, पोलराइज नहीं होने चाहिए। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो इलेक्शन हुआ ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? यहां की पब्लिक मिश्रित नहीं है, यहां की पब्लिक बिकी हुई नहीं है, यहां की पब्लिक किसी न किसी नेता की चाटुकार नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने की क्या गारंटी है? उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है, नहीं तो कोई भी इल्जाम लगा देगा। कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। जहां जहां इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। चाइना भी तो इलेक्शन करवाता है, तो क्या उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे? अपनी ही पार्टी में, अपने ही खुद ही एक ही पार्टी में वन पार्टी सिस्टम करा दिया, कम्युनिस्ट रूल, तो उसे डेमोक्रेटिक कहेंगे? अमेरिका भी इलेक्शन करवाता था। बहुत साल तक तो औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। उन्होंने आंदोलन किया तो 1950 के आसपास वोट देने का अधिकार मिला। ब्लैक को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो हब्शी लोग रहते थे उधर, तो उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे?
आप तो खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि कौन तुमको वोट देगा। पूरे देश को वोट देने दो, जो लोग नागरिक है, जो लोग रह रहे हैं देश में। अच्छा, यदि तुमको लग रहा है कि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए तो देश में रहने ही मत दो। बिना औरत के तो दुनिया संभव ही नहीं है। और औरतें तुमसे किस 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 मतलब क्राइटेरिया में कम है? औरतें आजकल फौज में जा रही है, औरतें प्रधानमंत्री हमारे देश की औरत बन चुकी है, औरतें फाइटर जेट उड़ा रही है, औरतें पुलिस में नहीं है, औरतें पुलिस में भी औरतें हैं, IAS IPS औरतें हैं। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम एक औरत हो इसलिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हें राष्ट्र के बारे में डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है? तो वैसे सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह ही नहीं सकते जहां औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए जिस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाए? पहला कंडीशन, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पहला कंडीशन। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सभी को एक ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि तुम ज्यादा वोट दे दो, कोई कम वोट दे दे, सब लोग एक वोट देंगे और सभी के वोट की इक्वल वैल्यू है। मुकेश अंबानी का ज्यादा वैल्यू और हमारा कम, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे देश को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाता है। हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं, हमारे देश में सबको वोट देने का अधिकार है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई, व्हाट एवर विल बी लेडीज और जेंट्स, व्हाट एवर विल बी मुस्लिम और हिंदू, व्हाट एवर विल बी अपर कास्ट लोअर कास्ट, व्हाट एवर विल बी जनरल ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, सबको वोट देने का अधिकार है। तो हमारे देश में तो ये भाई सही है कि सबको वोट देने का अधिकार है। ना तो हम गोरा काला के भेदभाव करते हैं, ना हम लेडीज जेंट्स का भेदभाव करते हैं। क्लियर है? सेकंड कंडीशन, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड आफ्टर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। वोटर्स के सामने रियल चॉइस भी होना चाहिए। वोटर्स के सामने मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वन पार्टी सिस्टम बना लिया तुमने, एक ही चॉइस से तो वोट देने का मतलब? जैसे कांग्रेस में होता है कि अध्यक्ष चुनती है और चुनाव कौन लड़ता है, तो अकेले राहुल गांधी। तो चुनेंगे किसको? राहुल गांधी को खाली चुनेंगे, मजबूरी है। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, 2 ही चॉइस है। अब दोनों बेईमान निकल गए तो दोनों में से एक को तो चुनना ही है। तो इसको भी प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमारे देश में होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे यहां तो दिन दहाड़े कोई भी उठता है और केजरीवाल जैसा और पार्टी बना लेता है। पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए। और कई पार्टियां हैं, चुनाव में देखोगे, वोट देने जाओगे तो कई लिस्ट होते हैं पार्टियों के। उसके बावजूद यदि किसी को लगता है कि जो पार्टियां हैं उनके लिए इनफ ऑप्शन नहीं है, यदि हम खड़ा होंगे तो पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी, तो कोई निर्दलीय भी खड़ा हो जाता है और एक चॉइस बन जाता है। तो सेकंड कंडीशन में भी हमारा देश सही है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी चॉइसेस है और सब फ्री है, किसी भी चॉइस को चुन सकते हैं, किसी को भी डराया धमकाया नहीं जाता है। थर्ड क्या कंडीशन है? द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इसमें भी हमारा देश सही है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद वोट होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार सरकार चुन लिया और उसके बाद निश्चिंत हो गए, सरकार भी करप्शन कर रही है और हमारे हाथ से भी सब कुछ निकल गया। रेगुलर इंटरवल होने से यह फायदा रहेगा कि सरकार को हमेशा डर रहेगा, भाई फिर इलेक्शन आएंगे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए रेगुलर इंटरवल पे वोटिंग होना जरूरी है। क्लियर है बात? फोर्थ कंडीशन, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिसको भी जनता ने चाहा कि इसको चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम चुनाव लड़ ही नहीं सकते। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। एक तो जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ा सकती है और जनता जिसे वोट देगी वही चुनाव जीतेगा। Election should be conducted on a free and fair manner, where people can choose as they really wish.
इलेक्शन इतनी ईमानदारी से होना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जिसको पब्लिक रियली में चाहती है उसी को इलेक्शन जीतना चाहिए। जब ये पांचों के पांचों कंडीशन होल्ड करेंगे तभी हम कहेंगे कि हमारे देश का जो इलेक्शन है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। समझ आया? और यदि किसी भी देश में यदि पांचों कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। इज इट अ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन सही है? हां, पॉलिटिकल कंपटीशन सही है कब? जब ईमानदारी से कंपटीशन हो। यहां पे हमारा देश फेल कर जाता है। पॉलिटिकल कंपटीशन में तुमने लंबे चौड़े वादे कर दिए, पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, बस फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, घर से पैसा दोगे। पैसा तो जनता का टैक्स का ही है। कौन जनता टैक्स दिया है तुमको? जो ईमानदारी से अपना खून पसीना एक करके कमा के दे रही है तुमको, दिन रात अच्छे से नींद नहीं ले रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रही है और उसका टैक्स तुम्हारे पास जाता है। तो उनका टैक्स तुम्हारे पास गया तो उस पैसे की इज्जत होनी चाहिए। उससे टैक्स पेयर को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमने टैक्स दिया तो देश की तरक्की हुई। और देश की तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होती है, किसी को फ्री में पैसे देके खरीदने से नहीं होती है देश की तरक्की। इसीलिए लोग हमारे देश में टैक्स चुराते हैं। सब लोग अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं। किस लिए? टैक्स चुराने के लिए। वो आइडिया बताएगा, ऐसे करोगे तो इतना टैक्स बच जाएगा आपका, ऐसे करोगे तो इतना टैक्स बच जाएगा आपका। उसी में से जितना बचता है थोड़ा सा पेमेंट उसको भी दे देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो भाई ऐसे करोगे तो टैक्स पेयर नाराज होगा ही, पैसा चुराएगा ही, वो तो उसकी मजबूरी है। यदि तुम बिल्कुल ओपन कर दोगे कि जिसको मन वो टैक्स दे सकता है तो कोई तुमको टैक्स नहीं देगा, जैसा तुम्हारा काम है। टैक्स पेयर कैसे खुश होगा? नंबर 1 रोड बनाओ, रोड कनेक्टिविटी। जब रोड पे चलेगा तो कहेगा कि वाह हमने भी टैक्स दिया है इसमें। नंबर 1 स्कूल बनाओ, जिस दिन उसके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो देखेगा तो कहेगा कि हमने भी टैक्स दिया है। नंबर 1 हॉस्पिटल बनाओ जिसमें कि वो भी इलाज कराए तो कहे कि हमने भी टैक्स दिया है और देना चाहिए। नंबर 1 ईमानदारी सिस्टम बनाओ। जो भी तुम्हारा पुलिस स्टेशन है, जो भी तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम है, जो भी तुम्हारा और भी बाकी गवर्नमेंट सिस्टम है, वहां ईमानदारी से काम होना चाहिए। थोड़ा सा भी पावर पॉलिटिक्स वाला काम नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे क्योंकि उनमें एक देशभक्ति की भावना जगेगी। वो शान से कहेंगे कि हम भारत देश के वासी हैं। जैसे अमेरिकन कहते हैं आई एम ग्रेट अमेरिकन, आई एम फ्रॉम यूएसए। अब जब इतना गर्व से यूएसए कहते हैं तो हम लोग इन भारत कहने में शर्मा जाते हैं। उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होता है। क्यों? वो ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से टैक्स दे रहा है सरकार को, और ईमानदारी से उसकी सरकार उस टैक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा रही है। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन होने के कारण हमारे देश में एक तो फ्री की पॉलिटिक्स ये करते हैं, और दूसरा इतना चुनाव में पैसे खर्च कर देते हैं, यहां रैली वहां रैली, 2-2 हजार देके सबको वोट खरीद लेते हैं। हमारी तरफ भी होता है। मुर्गा दारू फ्री कर दो, जितने लेबर है आ जाएंगे। तो क्या होगा? तुमने पैसा बहाया है किस दिन के लिए? यदि बाबू जीत गए, ऐसा पॉकेट भरेंगे, ऐसा पॉकेट भरेंगे, 8-10 गुना भर लेंगे। तो किसके पैसे से भरेगा वो जो नेता चुनाव जीतेगा? जनता के टैक्स के पैसे से भरेगा। अब जो भरेगा, टैक्स पेयर देख रहा है कि पहले तो ये गरीब था और अभी उसके पास बंगला कोठी सब हो गया, तो टैक्स पेयर क्या सोचेगा? सब नेता चोर है भाई, कोई ईमानदार नहीं है। तो क्यों हम इतनी ईमानदारी दिखाएं? सिस्टम में गड़बड़ी कहां आती है पता है? यही से आती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन तो सही है, लेकिन यदि ईमानदारी से कंपटीशन किया जाए, आप कुछ और वादा करो, हम उससे कुछ और वादा करें। केजरीवाल ने बोला तो था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, बनाया? नहीं बनाया। केजरीवाल ने बोला था कि यमुना को ऐसा बना देंगे कि तुम यहां आकर नहाओगे, तुम स्विमिंग पूल भूल जाओगे, यहां का पानी पियोगे। यमुना की हालत देखे हो कैसी है? सबसे बेकार। जितने वादे केजरीवाल ने किए सब फुस, लेकिन फिर भी मीडिया को खरीद के, कुछ पब्लिक को खरीद के क्या कर लेता है? लोग कहते हैं नहीं भाई केजरीवाल तो सही है यार। क्यों? क्योंकि पब्लिक वो भी कौन पब्लिक?
जिनका बिजली बिल थोड़ा सा लगता है उनका पैसा माफ है। ये चार्ज किस पे जोड़ देता है? जो लोग ज्यादा बिजली यूज करते हैं उनका पैसा बढ़ के आता है, जितना तुम्हारा घटता है उसका पैसा बढ़ के आता है। तुमने बसेस फ्री कर दिए, बस का मेंटेनेंस भी तो कराओ। चलती बस में आग लग जाती है, एसी बस में कोई कुर्सी उखड़ जाती है तो उसे कपड़े से बांध के रखा जाता है, उसका मेंटेनेंस देखने वाला कोई नहीं है। बस है एसी, टिकट है महंगा, तो कहां से कराओगे? टिकट का पैसा तो सारा फ्री कर दिया और तुम भी खुद में लूटने में पड़े हो। कोरोना जैसा महामारी में जो कि यहां के मजदूर रोते हुए यहां से वापस घर गए हैं, इस हाथ में बाल्टी टांगे हुए, इस हाथ में बच्चा बिठाए हुए, ऊपर संदूक रखे हुए या मोटरी रखे हुए या जो भी कह लो सामान रखे हुए, एक बच्चे को हाथ से पकड़े हुए और बीवी एक बच्चे को गोद में उठाए हुए, सारा सामान उठाए हुए, और पैदल बेचारे कितने दूर तक गए होंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। क्या रास्ते में प्यास नहीं लगी होगी उनको? क्या रास्ते में वॉशरूम नहीं लगा होगा उनको? क्या रास्ते में भूख नहीं लगी होगी उनको? रास्ते में नींद नहीं लगी होगी उनको? सरकार यह आंकड़ा दिखाने से डरती है कि कितने लोग कोरोना में घर जाते जाते मर गए, क्योंकि चारों तरफ मतलब अफरा तफरी वाला माहौल हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। जल्लाद वाला काम किया है सरकार ने कोरोना में। और उस कोरोना टाइम में केजरीवाल 45 करोड़ या 85 करोड़ लगा के अपना घर बनवा रहा था रहने के लिए। वो केजरीवाल जो कि शुरुआत में आता था तो हमेशा एक मफलर पहन के आता था कि साधारण सिंपल आदमी लोगों, गरीब आदमी लोगों। अब मफलर कैसे? ऐसे ऐसे करके और ऐसे गोल बांध लेता था, देखे होगे शुरू में। हमेशा एक रिनोल्ड्स का पेन रखेगा 5 रुपए वाली कि हम गरीब देखें, साधारण आदमी दिखे। फॉर्मल शर्ट पहनेगा थोड़ा सा लंबा नीचे से कि हम बिल्कुल साधारण लगे। हवाई चप्पल पहनेगा। शुरुआत में क्या बोला था? गाड़ी वाड़ी नहीं लगने, तो एक छोटी सी जिप्सी में चलता था। दिल्ली पुलिस को मना कर दिया कि हमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो दिल्ली पुलिस छुप छुप के इसकी सपोर्ट करती थी, क्योंकि तू तो पागल आदमी है, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कल के डेट में कोई छुप के तेरे को गोली मार दिया तो हमारे देश की बदनामी होगी ना, दिल्ली पुलिस की बदनामी होगी कि सुरक्षा नहीं दे पाई। और वो केजरीवाल आज के डेट में बॉडीगार्ड लेके चलता है और 45 करोड़, उसका बाथरूम 2-2 करोड़ का बना हुआ है, उसके एक एक पर्दे, उसके घर में एक एक पर्दे 40 लाख 50 लाख ऐसे बाहर से मंगाए गए हैं। तो क्या है कि पॉलिटिकल कंपटीशन कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान भी दे देता है। इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन होशो हवास में रह के करना चाहिए, देश की भलाई के लिए करना चाहिए। जहां पर देश का नुकसान हो वैसा पॉलिटिकल कंपटीशन सही नहीं है। देखो प्रॉमिस किया नेताजी और सारे प्रॉमिस को टोकरी में भर के और चल दिए गंगा स्नान करने। और ये देखो वोटर्स की हालत देख रहे हो। अब नेताजी कुछ तो दे दो, पता नहीं प्रॉमिस में से कुछ छल के गिर गया, कुछ ना कुछ काम हो गया, चलो नेताजी ने कुछ तो किया, खुश है बंदे। और शुरुआत में क्या रहता है? मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। नेताजी खूब वादा करते हैं हमें वोट दो, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास वोट है। तो यदि ऐसा करे लोग, नेताओं को उसकी औकात दिखाएं, तब सही चलेगा सिस्टम। ठीक है।